मूवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर रात का वक्त था और वहाँ पर एक तेज सी रोशनी आती है और ये चमकती हुई रोशनी कोई और चीज नहीं थी बल्कि ये एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ऑनर देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद करके रख दिया है। ये सब देखकर फार्म के ऑनर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब कुछ उस चमकती हुई रोशनी की वजह से हुआ था। फार्म का ऑनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और वो उनसे कहता है कि अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। यहाँ पर हम उस फार्म के ऑनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी लोग निकम्मा समझते थे, इसलिए उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे। तभी जॉन के भाई उसको अकेले ही फार्म की पहरादारी करने का कहते हैं। जॉन भी उस काम के लिए एग्री करता है और वो रात को अकेले ही पहरेदारी करता है। जॉन जब पहरेदारी कर रहा था तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उठकर वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सफेद सा घोड़ा था। ये देखकर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और एक सफेद घोड़ा देखा है। तभी वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है और उस घोड़े को पकड़ने के लिए वो एक रस्सी उस घोड़े के ऊपर डाल देता है। जैसे ही जॉन घोड़े के ऊपर रस्सी डालता है वो घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और तभी जॉन रस्सी को पकड़ लेता है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है तो वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। तभी जॉन उस घोड़े की मदद करते हुए उसे उस दलदल से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू आ रहे थे, इसलिए जॉन भी घोड़े की ये हालत देखकर काफी ज्यादा अफसुर्दा हो गया था। तभी जॉन उस घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि आइंदा वो उनके फार्म पर नहीं आएगा। तभी वो घोड़ा जॉन का शुक्रिया अदा करता है और वो वहाँ से चला जाता है और फिर जॉन भी अपने फार्म पर वापस आ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जॉन को दोबारा से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब जॉन वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसके फार्म पर 2 घोड़े बंधे हुए थे। इससे पहले कि जॉन उन घोड़ों की मिस्ट्री को समझ पाता तभी उसे एक आवाज आती है कि ये दोनों घोड़े तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। जैसे ही जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक छोटा सा घोड़ा नजर आता है। वो घोड़ा जॉन को बताता है कि मेरा नाम फॉल है। दरअसल ये फॉल उसी घोड़े का बेटा था जिसको रात को जॉन ने बचाया था। फॉल जॉन से कहता है कि मेरी मदर तुम्हारे नेक काम से काफी ज्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने तोहफे के तौर पर तुम्हारे लिए ये 2 घोड़े भेजे हैं। ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसे अपने फादर की आवाज सुनाई देती है। अब जॉन जल्दी से बाहर जाता है और वो अपने फादर को बाहर रखने की ही कोशिश करता है। अपने फादर के जाने के बाद जॉन फॉल पर बैठता है और वो फॉल नहायत तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगता है। फॉल की स्पीड को देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान रह गया था। एक जगह पर रुककर फॉल सीटी बजाता है और सीटी की आवाज सुनकर अस्तबल में बंधे हुए 2 घोड़े भी उनके पास भागकर आने लगते हैं। जॉन ये डिसाइड करता है कि वो उन घोड़ों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। जैसे ही जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो मार्केट में सभी लोग उन घोड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इससे पहले इस तरह के शानदार घोड़े नहीं देखे थे। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जॉन से उन घोड़ों को खरीदने की बात भी करते हैं। तभी फॉल जॉन से कहता है कि वो ये 2 घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दे। लेकिन जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग वहाँ पर आता है तो किंग को भी ये दोनों घोड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि मुझे तो ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। और किंग इसी बात का फायदा उठाते हुए जॉन से वो दोनों घोड़े फ्री में ले लेता है। और जब जॉन किंग से पैसों की बात करता है तो किंग उसे बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तभी फॉल जॉन से कहता है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था और तुमसे कहा था कि ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। लेकिन फॉल जब जॉन को अफसुर्दा देखता है तो वो ऐसे करता है कि वो दोबारा से विसल करता है और तभी वो दोनों घोड़े दोबारा से जॉन के पास आ जाते हैं। तभी घोड़ों के भागने की वजह से किंग की बगी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। किंग को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन वो चैम्बर की वजह से खामोश रहते हैं। तभी किंग जॉन से उन घोड़ों की कीमत लगाने को कहते हैं। तभी जॉन उन घोड़ों की काफी ज्यादा कीमत बताता है और ये देखकर किंग हैरान रह जाता है। तभी वहाँ के लोग किंग को ये एडवाइस करते हैं कि वो जॉन को अपने पास काम पर रख ले, क्योंकि जब जॉन उसके पास रहेगा तो किंग उससे अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकता है। जॉन किंग की बात से एग्री करता है और वो वहाँ रहते हुए किंग के काम करने लगता है। तभी किंग का मिनिस्टर किंग से कहता है कि क्यों ना हम जॉन से फिनिक्स बर्ड को मंगवाएं, क्योंकि वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है कि इस बर्ड को लाना काफी ज्यादा मुश्किल है और जॉन उसको कभी भी नहीं ला सकेगा और फिर आप जॉन को मौत की सजा सुना दीजिएगा। किंग को अपने असिस्टेंट का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और फिर वो जॉन से ऐसा करने को कहता है। जॉन भी किंग की बात को
مان جاتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ جب فال کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ جان سے کہتا ہے کہ ایسا کرنا کافی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس نے بھی ایسا کیا ہے اور جو بھی اس برڈ کو پکڑنے کے لیے گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ لیکن جان نے یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا تھا اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اور اب فال کو بھی جان کی مدد کرنی تھی، اس لیے فال جان کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ جان کو ایک ڈریم نٹ دکھاتا ہے۔ تبھی وہ جان کو بتاتا ہے کہ یہ فائر برڈ کے اسپیشل نٹس ہیں۔ فائر برڈ کو یہ نٹس کافی زیادہ پسند ہیں، لیکن جیسے ہی فائر برڈ ان نٹس کو کھائے گا تو وہ گہری نیند میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اس فائر برڈ کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ اس کے بعد یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فائر برڈ رہتا تھا۔ تبھی فال جان سے کہتا ہے کہ فائر برڈ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ تبھی وہ وہاں پر وہ اسپیشل نٹس پھینک دیتے ہیں اور اس فائر برڈ کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں۔ تبھی فائر برڈ جب ان کی خوشبو سونگتا ہے تو وہ زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ فائر برڈ مزے سے ان نٹس کو کھا لیتا ہے اور پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جان جیسے ہی فائر برڈ کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ فائر برڈ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ فائر برڈ جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ فائر برڈ جان اور فال کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن تبھی پورے آئی لینڈ پر آگ لگ جاتی ہے۔ اس فائر برڈ نے جان اور فال کو پکڑ لیا تھا، لیکن تبھی جان اپنے پاس رکھے ہوئے آخری نٹ کو اس فائر برڈ کی طرف پھینکتا ہے اور فائر برڈ وہ لاسٹ والا نٹ کھا کر سو جاتا ہے۔ اور اگلی صبح جب وہ فائر برڈ جاگتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ فال اور جان نے تو اسے چین میں قید کر لیا ہے۔ جب جان فائر برڈ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ فائر برڈ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جان کو کافی زیادہ برا محسوس ہوتا ہے اور پھر وہ فائر برڈ کو اس چین سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر برڈ آزاد ہوتا ہے وہ اپنے پنکھ پھیلا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اپنا ایک پنکھ جان کو دے جاتا ہے اور وہ پنکھ ہیٹ کی وجہ سے گلو کر رہا تھا۔ تبھی فال جان سے کہتا ہے کہ اب کنگ تمہیں نہیں چھوڑے گا، لیکن تبھی جان فال سے کہتا ہے کہ ہم یہ پنکھ دکھاتے ہوئے کنگ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم نے فائر برڈ کو پکڑ لیا تھا۔ لیکن جب جان کنگ کے پاس واپس جاتا ہے تو کنگ جان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا اور اسے سزائے موت کا حکم دے دیتا ہے۔ اگلے دن جان کو موت کی سزا کے لیے لایا جاتا ہے۔ تبھی جان وہ پنکھ نکال کر سبھی کو دکھاتا ہے، لیکن اس ٹائم پر وہ پنکھ گلو نہیں کر رہا تھا اور پھر کنگ وہاں پر جان کو مارنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی کنگ جان کو موت کی سزا دینے لگتا ہے تبھی وہاں پر فائر برڈ آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام لوگوں کو جان کی باتوں کا یقین آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کنگ کو جان کی سزا اب ختم کرنی پڑ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کنگ جان کو پروموشن بھی دے دیتا ہے۔ لیکن کنگ کو ایکچولی میں کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنے منسٹر سے کچھ اور پلان کرنے کے لیے کہتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے کے بعد کنگ کا منسٹر اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم جان کو ماؤنٹین کی پرنسس لانے کے لیے بھیجیں، کیونکہ اس کے لیے جان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے۔ جب جان اس پرنسس کو لائے گا تو آپ اس پرنسس سے شادی کر لینا، دونوں طرف میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ کنگ کو اپنے اسسٹنٹ کا یہ آئیڈیا کافی زیادہ پسند آتا ہے اور وہ جان سے ایسا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تبھی جان اس سار ماؤنٹین پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پرنسس رہتی تھی۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ کیسل کے اندر جانے کا راستہ ایک بہت ہی موٹی برف پر بنا ہوا ہے، جس کو توڑنا کافی زیادہ مشکل کام تھا۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ فائر برڈ کا پنکھ آ جاتا ہے اور وہ اس برف کی موٹی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ دیوار ٹوٹنے سے وہاں پر پانی کا سیلاب آ جاتا ہے اور فال اس پانی میں بہہ جاتا ہے اور فال ایک سنو بال کی طرح اس ماؤنٹین سے نیچے گر جاتا ہے۔ جب جان اس کیسل کے اندر جاتا ہے تو اسے کیسل کے اندر بہت ساری لڑکیاں دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ساری لڑکیاں سو رہی تھی اور ان ساری لڑکیوں میں اصل پرنسس کون سی تھی یہ جاننا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اب وہ فائر برڈ ایک لڑکی کے پاس آ کر گر جاتا ہے، تبھی جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہی اصل پرنسس ہے۔ جان اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کو بتاتا ہے کہ اس کے کنگ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تبھی وہ لڑکی جان سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے کنگ اتنے ہی زیادہ بریو ہوتے تو وہ مجھے لینے کے لیے خود یہاں پر آتے۔ یہ کہہ کر وہ پرنسس پہاڑ سے نیچے کود جاتی ہے۔ تبھی جان بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پرنسس کے پیچھے کود جاتا ہے۔ تبھی فال ان دونوں کو وہاں پر بچا لیتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر وہاں سے بحفاظت نیچے لے آتا ہے۔ فال جان کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ جان اس پرنسس کو پسند کرنے لگا ہے۔ فال جان سے کہتا ہے کہ اگر یہ بات کنگ کو پتہ چل گئی تو تمہارے لیے مصیبتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ یہ تمام باتیں وہ پرنسس چھپ کر سن رہی تھی اور تبھی پرنسس کو بھی لگتا ہے کہ شاید وہ بھی جان کو پسند کرنے لگی ہے۔ تبھی وہ لوگ کنگ کے پاس واپس جاتے ہیں۔ تمام
तमाम लोग इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब किंग जॉन को जिंदा आते हुए देखता है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसे उसका असिस्टेंट समझाता है कि इसमें आपका ही फायदा है। अब वो जॉन को प्रोमोट कर देते हैं, लेकिन जॉन इस सब से ज्यादा खुश नहीं था। जॉन को प्रिंसेस की ही फिक्र थी। वो छुपकर प्रिंसेस से मिलने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बता पाता तभी वहाँ पर किंग के लोग आ जाते हैं और वो प्रिंसेस को वहाँ से आकर ले जाते हैं। अब किंग प्रिंसेस को प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि वो एक ही शर्त पर शादी करेगी कि वो लोग उसे उसकी दादी की अंगूठी लाकर देंगे, क्योंकि वो रिंग एक समंदर के अंदर गिर गई थी और जब तक वो रिंग प्रिंसेस के पास नहीं आ जाती तब तक प्रिंसेस शादी नहीं कर सकती। अब प्रिंसेस की बात सुनकर किंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और किंग जॉन को देखकर खुश हो जाता है। वो ये काम भी जॉन से करने के लिए कहता है। तभी जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में बात करता है, लेकिन फॉल उससे कहता है कि उसे उस रिंग के बारे में कोई भी मालूमात नहीं है। लेकिन फॉल इस बारे में अपनी मदर से बात करता है। तभी उसकी मदर उसे बताती है कि वो रिंग एक वेल के पेट में है और वो वेल उनको समंदर के बीच एक आइलैंड पर मिलेगी। अब जॉन फॉल के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन रास्ते में ही फॉल कुछ बर्ड्स के साथ टकराने की वजह से नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस वेल तक पहुँच गया था। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और इन जंजीरों के साथ वो वेल बंधी हुई थी। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे कहता है कि ये आइलैंड दरअसल पूरी ही एक वेल है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने उनको बताया था। तभी जॉन वेल से पूछता है कि उसके साथ ऐसा किसने किया। वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, जिसकी वजह से बाकी सेलर्स ने उसको वहाँ पर चेन से बांध दिया था, लेकिन अब वो वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। जॉन को उस वेल के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस होता है, लेकिन तभी जॉन को वहाँ पर एक आइडिया आता है। वो ये सोचता है कि अगर वो वेल को छींक दिलवा दे तो वो इन शिप्स को बाहर निकाल सकता है। तभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग जॉन और फॉल उस वेल की नाक के अंदर चले जाते हैं और वो उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी वेल को काफी ज्यादा जोर की छींक आती है और वो सभी शिप्स उस वेल के अंदर से निकल आते हैं, जिसके बाद वो वेल उस समुंदर से दोबारा अंदर चली जाती है। उस वेल के जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है। जॉन को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो वेल तो अब वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्रैब उस रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये रिंग उस वेल ने तुम्हारे लिए भेजी है, क्योंकि वो वेल दिल की बातों को जान लेती थी। इसके बाद वो उस रिंग को लेकर उस प्रिंसेस के पास जाते हैं, जहाँ पर उनकी नजर उस फायर बर्ड पर भी जाती है, जिसको किंग ने उस बिल्डिंग से बांध दिया था। प्रिंसेस जब जॉन के पास उस रिंग को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि किंग का मिनिस्टर दूर से फॉल को कहीं से देख रहा था। वो जब फॉल को बोलते हुए देखता है तो वो ये सोचता है कि फॉल एक डेविल है। वो सभी लोग फॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं और इसी दौरान किंग की आंख भी खुल जाती है। वो जब फॉल को प्रिंसेस की विंडो पर देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन चाह कर भी फॉल को नहीं बचा पाता। तभी किंग ये ऐलान करता है कि वो जॉन को प्रिंसेस को अगवा करने के इल्जाम में नौकरी से निकाल रहा है और कुछ ही दिनों में उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और वो उससे कहती है कि उसके एक आइडिया की वजह से अब जॉन मौत की सजा से गुजरेगा। तभी प्रिंसेस फॉल को बताती है कि किंग से शादी करने से बचने के लिए उसने किंग को 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने को कहा है, जिसमें पहले पार्ट में ठंडा पानी, दूसरे पार्ट में उबलता हुआ पानी और तीसरे पार्ट में उबलते हुए दूध का पार्ट था। उसने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा जवान हो जाएगा, लेकिन किंग को उसकी ये बात ठीक नहीं लग रही थी। तभी किंग का मिनिस्टर उससे कहता है कि वो क्यों ना ये आइडिया पहले जॉन पर आजमा कर देख ले। अब प्रिंसेस फॉल को उससे बचने का तरीका बताती है। प्रिंसेस फॉल से कहती है कि अगर वो फर्स्ट पार्ट के अंदर उसकी दादी के रिंग, दूसरे पार्ट के अंदर उस फायर बर्ड का पंख और तीसरे पार्ट के अंदर लाइफ और डेथ के फ्लावर्स रख देगी तो जॉन की जान बच सकती है। तभी फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है तो वो प्रिंसेस फॉल से कहती है कि ये सारे फ्लावर्स उसको दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेंगे और फॉल कहता है कि इन सबको लाने में तो काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन प्रिंसेस फॉल से कहती है कि तुम्हारी स्पीड की वजह से ये काम जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद भी उन फ्लावर्स को लेने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार कर दिए जाते हैं। लेकिन तभी किंग सोचता है कि यही सही वक्त है सबको बताने का कि वो कितना ज्यादा रहम दिल है। तभी किंग सब लोगों को वहाँ पर बताते हैं कि ये जॉन को दिया गया दूसरा चांस है, अगर वो इन सब चीजों से बच निकलता है तो वो उसे माफ कर देंगे और उसे रिहा कर देंगे। तभी वो फर्स्ट पार्ट के अंदर जॉन को धक्का दे देते हैं और तभी प्रिंसेस भी ये देखते हुए चुपके से अपनी उस रिंग को उस पॉट
पॉट के अंदर फेंक देती है। तभी उस रिंग के मैजिक की वजह से जॉन पहले पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद फायरबर्ड चिल्लाने लगता है और उसकी चिल्लाने की वजह से कैद में मौजूद वो फायर का पंख वहाँ से निकल आता है और फिर उस फायरबर्ड का पंख उस दूसरे पॉट में जाकर गिर जाता है, जिसके बाद जॉन फाइनल और तीसरे पॉट के अंदर गिर जाता है। प्रिंसेस फॉल के आने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि फॉल उन फ्लावर्स तक पहुंच गया था। तभी फॉल को ये मालूम होता है कि जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा उसको तोड़ने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फॉल इस बात की परवाह किए बिना ही उस फूल को तोड़ लेता है। और उधर वहाँ पर मौजूद सब लोगों को लग रहा था कि जॉन मर चुका है और सभी लोग उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और वो उस फ्लावर को उस पॉट के अंदर गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आ जाता है। ये देखकर किंग भी उस पहले पॉट के अंदर जंप लगा देता है, लेकिन दोबारा से जवान होने के बजाय वो एक बबल में कैद हो गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपना न्यू किंग जॉन को बना लेते हैं। तभी जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने के लिए जाते हैं। फॉल को लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर फॉल का टेस्ट ले रहा था। और फिर हम मूवी के लास्ट सीन में जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।